साथियों, आज योग की चौथी क्लास में योग के क्षेत्र, महत्व और उद्देश्य के बारे में पढ़ना है। विस्तार से पढ़ेंगे, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की जो क्लास हुई थी योग की अवस्थाएं, तत्व, सोपान, ठीक है, तो इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल की जो 2 घंटे की क्लास है उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक कि किसी एग्जाम में तो 50% क्वेश्चन इन्हीं 2 घंटे की क्लास में से ही पूछ लिए गए हैं। अर्थात योगा के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 5 क्वेश्चन, यदि कहीं पे 5 क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें से 3 या 2 क्वेश्चन तो कल की 2 घंटे की क्लास में ही पूछ लिए गए हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और उसके बाद में योग के उद्देश्य और क्षेत्र और महत्व से प्रारंभ करेंगे। तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा योग का स्तर नहीं है। ठीक है, कल आपको स्तर बताए थे इस प्रकार से कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर, छठा स्तर, इस प्रकार से स्तर बताए थे, स्टेप बताए थे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा योग का स्तर नहीं है। तो देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, नियमा लिखा हुआ है। ठीक है, जब अपन योग लिखते हैं हिंदी में तो योग लिखते हैं, और इंग्लिश में लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, योगा, YOGA, योगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश को हिंदी में इन्होंने छाप दिया है। तो नियम है, आसन है, ध्यान भी है और भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 2008 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम है, प्राणायाम क्या है। ए एकाग्रता है, बी मानसिक नियंत्रण है, सी आसन है, या फिर डी श्वास को नियंत्रित व संचालित करना है। तो ये ऑप्शन गलत है सारे के सारे, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी श्वास को नियंत्रित करना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, श्वास को नियंत्रित करना। कल हमने पढ़ा था प्राण धन आयाम, क्या पढ़ा था, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास या श्वसन वायु ऑक्सीजन, और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रित या संचालित करना। ये हमने कल पढ़ा था। तो 2008 का जो ये क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर एक क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, और सेम टू सेम क्वेश्चन 2013 के अंदर भी पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन 2018 और 13 में 2 बार पूछ ले गए लगातार, यानी 13 वाली वैकेंसी में भी पूछा गया, 18 वाली वैकेंसी में भी पूछा गया। और पूछा क्या गया है, शीतकारी क्या है, शीतकारी क्या है। तो कल हमने जब प्राणायाम पढ़ा था तो तब हमने पढ़ा था शीतली, शीतकारी, उज्जयी, कपोत क्रिया, ये सभी क्या है, प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राणायाम, डी। फिर हमने 2018 के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, योग के कितने चरण या अवस्थाएं हैं। हमने कल पढ़ा था कि योग के अवस्थाएं, तत्व, सोपान, या फिर अब मैं आज और लिख देता हूं चरण। ये देखिए चरण, ये भी इस प्रकार से अन्य नाम से भी पूछकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखवाने की कोशिश की है। हमारे सिलेबस में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है योग की अवस्थाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था जिसमें पूछा गया था कि योग के रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नाम से भी इनको जाना जाता है। अवस्था कह दो, तत्व कह दो, सोपान कह दो, चरण कह दो, स्टेप कह दो, सीढ़ियां कह दो, ये सब नाम एक ही है। ठीक है, तो योग के चरण कितने हैं, तो कल हमने जब अष्टांग योग पढ़ा था तो स्पष्ट पढ़ा था कि योग का चरण या अवस्थाएं कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये 2018 के अंदर पूछा गया है। अब देखिए 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुंभक का संबंध है, कुंभक का संबंध है। तो जब हमने कल प्राणायाम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था पूरक, रेचक और कुंभक। इन 3 तरीकों से श्वास को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कुंभक का संबंध किससे हो जाएगा, प्राणायाम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है, किसने दी है, ये भी पूछा गया है, और किसकी है ये भी पूछा गया है। तो स्थिर सुखम आसनम, ये परिभाषा किसकी है, आसन की है। वह स्थिर अवस्था जिसमें हमारा शरीर सुख का अनुभव करता है या सुख रूपी लाभ की प्राप्ति करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। तो ये 2013 में पूछा गया है। फिर 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अहिंसा एक भाग है, अहिंसा एक भाग है। अहिंसा किसका भाग है, तो जब हमने कल यम पढ़ा था, ठीक है, तो हमने पढ़ा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ये सभी किसके भाग हैं, अहिंसा के भाग हैं, जिन्हें पंच महाव्रत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यम। अब 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया,
ऑक्सीजन या श्वास लेना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्वास अंदर की तरफ लेना। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राणायाम है तो प्राणायाम को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। जिसमें से पूरक का मतलब क्या होता है, श्वास लेना, बिल्कुल सीधा सीधा लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी लेवल का। फिर 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि शुद्धि क्रिया कह दो, षटकर्म कह दो, ये सब एक ही बात है। शुद्धिकरण कह दो चाहे षटकर्म कह दो, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ही बात है। तो ये षटकर्म या शुद्धिकरण जब हम शारीरिक शरीर की आंतरिक शुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, सोच के अंदर पढ़ा था, सोच से अर्थ, सोच का अभिप्राय होता है शुद्धि। सोच में हमने पढ़ा था कि 2 तरह की शुद्धि होती है, एक तो शारीरिक शुद्धि और एक तो होती है मानसिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। तो शरीर की जो आंतरिक शुद्धि है उसमें हम षटकर्म को अपनाते हैं, षटकर्म की क्रिया या शुद्धिकरण की क्रिया को अपनाते हैं। तो इसी को हमें षटकर्म, शुद्धिकरण की क्रिया क्या है, षटकर्म है, ठीक है। तो अपने को सीधा सीधा ऑप्शन क्या राइट करना है, ए राइट करना है। फिर 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया, आरामदायक आसन है, आरामदायक आसन है। ये 2011 के अंदर भी पूछा गया थोड़ा घुमा के, और फिर 2013 के अंदर भी पूछा गया। 2013 के अंदर क्या पूछा गया ये क्वेश्चन आपको बताता हूं पहले। आरामदायक आसन है निम्न में से, तो फिर आरामदायक आसन तो हमने कल पढ़ा था कि शवासन कौन से आसनों की श्रेणी में आता है, आरामदायक आसनों की श्रेणी में आता है, जहां पे हमने प्रभाव के आधार पर आसनों को 3 भागों में विभाजित किया था, ध्यानात्मक आसन, आरामदायक आसन या विश्रामात्मक आसन या फिर संवर्धनात्मक आसन। इनमें से आरामदायक आसन कौन सा है, तो शवासन आरामदायक आसन है। अच्छा, 2011 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से शवासन किस प्रकार का आसन है। वापस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, यही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 11 में भी पूछा गया। 11 में इस प्रकार से पूछा गया कि शवासन किस प्रकार का आसन है, तो वो आपको वहां पे आरामदायक आसन भी लिखा हुआ था, संवर्धनात्मक आसन भी लिखा हुआ था, ध्यानात्मक आसन भी लिखा हुआ था, और कोई नहीं भी लिखा हुआ था। तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा आरामदायक आसन या विश्रामात्मक आसन को राइट करना था। तो ये 2011 में भी पूछा गया। फिर 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, न्योली का संबंध है, न्योली जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी उसका संबंध किससे है। तो मैंने जब आपको कल षटकर्म लिखाए थे तो लिखाया था मैंने न्योति, धोती, बस्ती, त्राटक, न्योली और कपालभाति, ये सभी किसके पार्ट हैं, षटकर्म के पार्ट हैं। तो आपको बिल्कुल आंख मीच के सीधा ऑप्शन आपको राइट ए करना है, ठीक है। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप हैं, क्या है, यहाँ पे ना ही चरण पूछा है, ना ही अवस्था पूछा है, ना ही सोपान पूछा है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या पूछ लिया है, रूप है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल इजीली पढ़ रखा है, इसके तो ऑप्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो स्टार्टिंग के ये 4 हो गए। तो प्रथम 4 पूछ रहा है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम वाले ऑप्शन को अपने को राइट करना था। और इसी प्रकार से 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शुद्धि क्रिया या शुद्धि क्रिया नहीं है। तो नेति, धोती, बस्ती, ताटक, नौली और कपालभाति हमने पढ़ा था, इसका मतलब नेति भी है, धोती भी है, कपालभाति भी है, कुंभक नहीं है। कुंभक तो प्राणायाम का पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आप यदि काउंटिंग करें तो 2013 के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि कोई स्टूडेंट 2013 में मेरे से पढ़कर गया होता, ठीक है, तो मेरी केवल 2 घंटे की क्लास से उसके 7 क्वेश्चन सही हो जाते। अच्छा, इनके अलावा भी और क्वेश्चन आ चुके हैं जो कल की क्लास से संबंधित हैं, परंतु उनका राइट ऑप्शन तो आप कल की क्लास से ही कर लोगे, परंतु उनमें एक ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हैं जो आगे की क्लास में हमें पता चलेगा। तो आपको इसलिए हर क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि हर क्लास में से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। कल 2 घंटे की क्लास में से आपको यदि अपन से ढंग से काउंट करें तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग मिल जाएंगे। तो आपको इसी प्रकार से आज की क्लास भी बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं योग के क्षेत्र, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। योग के क्षेत्र हेडिंग लगा दीजिए आप। योग के क्षेत्र लिखिए, लिखना शुरू कीजिए आप।
वस्तुतः योग का उपयोग वस्तुतः योग का उपयोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए लिखिए, नीचे की लाइन में लिखिए, योग दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए। लिखिए, नीचे की तरफ लिखिए, योग का संबंध निम्न क्षेत्रों से है। योग का संबंध निम्न क्षेत्रों से है। लिखिए, पहला लिखिए चिकित्सा क्षेत्र। पहला लिखिए चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र। अब देखिए, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ योग का उपयोग होता है तो वह हम आगे पढ़ ही लेंगे। जहाँ पे हम प्राणायाम पढ़ेंगे, प्रत्याहार पढ़ेंगे, आसन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके अंदर हम योग के जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इनका उपयोग है वहां पे हम इसे रेफरेंस से पढ़ लेंगे। तो सेकंड लिखिए, दूसरा लिखिए प्रशिक्षण। दूसरा लिखिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में। प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कई जगह पे योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। और आजकल तो एजुकेशनल क्षेत्र में, यानी हर एक बुक में, जैसे अभी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की किताबों में भी योग का वर्णन दिया जाने लगा है। ठीक है, इसके आगे भी कई ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वह योग के स्पेशल क्लासेस लगवाते हैं ताकि स्टूडेंट रिलीफ फील करे। नेक्स्ट लिखिए, तीसरा लिखिए सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में। सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में। चौथा लिखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में। चौथा लिखिए आध्यात्मिक क्षेत्र में एवं धार्मिक क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में एवं धार्मिक क्षेत्र में। पांचवा लिखिए पुनर्वास के क्षेत्र में। पुनर्वास के क्षेत्र में। इनको समझ लीजिए एक बार, वैसे इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है पर फिर भी आप समझ लीजिए एक बार। चिकित्सा के क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई रोग हो गया है, ठीक है, या कोई विकृति आ गई, जैसे कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, या फिर कोई विकृति आ गई है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, आसन का उपयोग करना चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये रोग या बीमारी जो विकृति है वो ठीक हो जाएगी। तो इसलिए योग का
क्षेत्र कौन सा हो गया? चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। प्रशिक्षण एवं शिक्षा का क्षेत्र, आजकल अपन देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वह मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो योग से एकाग्रता बढ़ेगी और स्टूडेंट एकदम सही ढंग से पढ़ाई कर पाएगा। इसलिए छोटी छोटी क्लासों में, यहाँ तक कि इस बार तो इस प्रकार का पैटर्न भी आ रहा है कि 5वीं कक्षा से ही योग अपने सिलेबस में जोड़ दिया जाए, ताकि बच्चों को शुरुआत से ही योग का ज्ञान मिल सके। ठीक है। फिर सांस्कृतिक विरासत के रूप में, सांस्कृतिक विरासत हमने पढ़ा था कि योग भारतीय संस्कृति की विरासत है और हम अपनी विरासतों को क्या करते हैं? सहेज के रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो बहुत ज्यादा है इसका, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आत्मा को अंत में मिलना किससे है? परमात्मा से मिलना है। ठीक है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी योग का महत्व है। ठीक है। पुनर्वास के क्षेत्र में ये क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन या पुनर्वासन। पुनर्वासन किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक खिलाड़ी किसी चोट के कारण या किसी विकृति के कारण अपना मैदान छोड़ देता है, तो उसको पुनः मैदान में वापस लाना, उसका वापस पुनः मैदान में आना ही क्या कहलाएगा? पुनर्वास कहलाएगा। मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, अब वो शॉर्ट पुट का प्लेयर है, ठीक है, तो उसको क्या करना? वापस से रिपेयर करवा के हाथ को इस प्रकार से योगी क्रियाएं करवानी, आसन करवानी कि वो उसका हाथ वापस पहले जैसी कंडीशन में आ सके या पहले से भी मजबूत अवस्था में आ सके। तो ये पुनर्वासन की क्रिया है। तो विभिन्न आसनों के द्वारा, जैसे फ्रैक्चर हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद में फिर भी हाथ थोड़ा कम काम करता है, तो क्या करना है कि वापस से उसको पुनर्वासन की क्रिया में लाना है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है अपने समय में बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा था, परंतु कुछ किन्हीं कारणों से यदि खेल को छोड़ देता है और मोटा हो जाता है, जैसे मैं हो रहा हूं अभी, मोटा हो जाता है, ठीक है, तो उनको उसको योग के माध्यम से वापस उसकी बॉडी को डाउन करके, उसके शरीर को पहले जैसा करके फिर वापस से मैदान के ऊपर लाना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्वासन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये योग के क्षेत्र हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे तो नहीं गए हैं, परंतु पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी कुछ योग के जो संस्थान है उनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लिख दीजिए, एक दो योग के संस्थान लिख दीजिए। लिखिए, भारतीय योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय योग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार से एक और संस्थान है, इनका वर्णन जरूरी है। लिखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद संस्थान, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद संस्थान लिखा आपने, संस्थान को कोष्टक में कर दीजिए, संस्थान को कोष्टक में कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, और ये बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो है वह लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2018 के अंदर, यानी लास्ट एग्जाम में ही पूछा गया है 2018 के अंदर, सीधा सीधा ही पूछा गया है कि भारतीय योग संस्थान कहां पर स्थित है। तो इस बार इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर जब आपको करंट पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में योग का बड़ा सेंटर कौन सा खुला है। तो हो सकता है कि इस बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, योग के उद्देश्य, योग के उद्देश्य।